क्वेश्चन नोट करेंगे आप, देखिए कैलकुलेट नॉर्मेलिटी of a solution calculate normality of a solution containing 50 ml of 5m solution of K2Cr2O7 in acidic medium इतना सा क्वेश्चन कीजिए इसको। अब सुनिए, ये बताया था आपको कि एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, ऐसा कुछ, यस और नो? देखना पड़ेगा सर। चलिए अभी मैं बता देता हूँ वैसे, पर ये भी कंसेप्ट ध्यान रखना। नहीं बोला Cr3+ में जाता है, इसको नोट कर लीजिए कि Cr2O7 2- it will be converted into Cr3+ in acidic medium। इसको बैलेंस फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब कर लीजिएगा, अब तो बड़ी आसान है। ट्राई कीजिए इसको, जल्दी से आंसर बताइए। सर एक सेकंड। सर 2 सॉरी नहीं सर एक सेकंड। 3.5 into 6 तो 21.0 मतलब 21। गलत है। वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है आपका? 6। ठीक तो है। और वैलेंसी फैक्टर मालूम है, मोलैरिटी मालूम है, और नॉर्मलिटी निकालना है। नमन का नाम सुना होगा आप? हाँ। तो फिर नॉर्मलिटी इक्वल मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, सब कुछ सामने है। 5 मोलैरिटी दिया हुआ है, तो 5 को बस मल्टीप्लाई करना है वैलेंसी फैक्टर से। कितना आएगा सर? लेकिन यहाँ पे तो सॉल्यूशन का वो निकालने के लिए बोला है। वॉल्यूम दे रखा है इसलिए। हाँ, वो M1 into V1 plus M2 into V2 नहीं करना पड़ेगा क्या यहाँ पे दो अलग अलग मतलब दो सॉल्यूशन हाँ। का दो कंसंट्रेशन दिया हुआ है? एक ही तो यहाँ पे कंसंट्रेशन तो है, एक ही कंसंट्रेशन है 5m, इसके अलावा कहाँ दिया हुआ है कुछ? 5m कंसंट्रेशन ही तो है। सुनिए, इस क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और कंफ्यूज होने का जगह है, इसीलिए मानते हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का कोई यूज ही नहीं है। सच में देखा जाए तो यहाँ पे बिना वॉल्यूम का यूज किए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मान चलिए ये वॉल्यूम का यूज करके करना है, तो फिर यहाँ से नंबर ऑफ मोल करेंगे कैलकुलेट, फिर इक्विवेलेंट, ये टेढ़ा रास्ता हो जाएगा। हम तो डायरेक्ट रिलेशन जानते हैं ना नॉर्मलिटी का मोलैरिटी के साथ, तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे। लेकिन अगर इक्विवेलेंट के हिसाब से करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से, तो फिर अलग तरीका अपनाएंगे। समझे बात? तो इसमें सीधे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा
कितना हो जाएगा, प्लस, इधर +3 है और इधर देख लीजिए कितना आ रहा है, 7 2 जा 14, 14 माइनस 2 12 12 6 +6 होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस के 6 है ये, और ये प्लस के 3 है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 6 - 3 यानी 3, और 2 क्रोमियम के निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 6। चलिए वैलेंसी फैक्टर तो आ गया, अब तो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन का। हम लिखेंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर नमन। तो यहाँ से हम बोलेंगे नॉर्मेलिटी, मोलरिटी दे रखा है 5 इंटू वैलेंसी फैक्टर 6 तो 30, इसका नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, 30 है। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ बता रहे थे आपको कि अगर क्वेश्चन में मीडियम दे रखे हैं तो मीडियम का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। वैसे क्रोमियम एसिडिक मीडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाता है, ठीक है, +3 ही ध्यान रखिए। इधर करने की जरूरत नहीं है, हाँ +3 ध्यान रखिए, एसिडिक मीडियम में +3, और बेसिक न्यूट्रल मीडियम इधर दिया नहीं है इसमें। ठीक है, मैं देखूंगा बेसिक और न्यूट्रल मीडियम के लिए, लेकिन हाँ क्वेश्चन जब सर भी, एक बात, हाँ सर ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 50 मिलीलीटर ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन, तो हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे कि 1 लीटर के लिए अगर आप 5 समझे, मोलर आप होता। आपको वही तो मैंने बताया अभी कि देखिए आपको अगर मोलरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दे रखा है तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा तो आप इक्यू वहाँ पे नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही, मतलब आपने जो मोलारिटी लिखा वो 5 कैसे हुआ ये बोल रही हूँ। मोलरिटी 5 कैसे हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 1 लीटर के लिए अगर 5 मोलारिटी हो तो 50 ml के लिए यूनिटरी मेथड में जो होता है नहीं 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 5 नहीं 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 बाई। नहीं नहीं कैलकुल आप समझिए, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेशन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml, मतलब वॉल्यूम दे रखा है आपको 50 ml और मोलरिटी उसका दे रखा है 5 ml। तो मोलरिटी तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, ये पर यूनिट वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसमें वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने से थोड़े चेंज हो जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएगा वॉल्यूम घटाने बढ़ाने से, मोलरिटी थोड़े चेंज होगा। ठीक है ठीक। समझ रहे हैं बात। हम्म, तो इसको ऐसे करना है। बाकी एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 needed to oxidize 1 mole Cu2s in acidic medium, in acidic medium. The reaction is, रिएक्शन आपको दे रखा है KMnO4 plus Cu2s and it is giving Mn2 plus Cu2 plus SO2। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, आपको इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4। कीजिए।
आंसर आ जाए तो बता दीजिए। सर 8 8 क्या आया? एक सेकंड, 8/5 है क्या? 8 8/5। सही है, 8/5 ही होगा। और बाकी लोग देखिए ट्राई कीजिएगा तो आंसर आएगा। और आपका कंसेप्ट अगर पीछे आपने रिवाइज कर रखा है, ठीक से समझ रखे हैं आपने, तो अब तो क्वेश्चन फटाफट बनना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको। पहली बात, हमें जो रिएक्शन दे रखा है उस रिएक्शन के अंदर अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, और ये रिएक्शन हो रहा है और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। ठीक, इतना तक ठीक है। आपको अगर पूछ दिया है कि नंबर ऑफ मोल निकालना है KMnO4 का, तो एक तो हम इसको मोल मोल एनालिसिस से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। लेकिन सपोज अगर बैलेंस नहीं है तो हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कर सकते हैं आसानी से। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस number of mole of Cu2s, number of mole of Cu2s will be equals to number of mole of KMnO4, या number of mole of KMnO4 is equal to number of mole of, लेकिन नंबर ऑफ मोल नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बोलना चाहिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो ये कहता है ना कि हर एक का इक्विवेलेंस बराबर बराबर होगा। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 will be equals to number of equivalence of Cu2s। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा बताइए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस KMnO4 का अगर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल एन इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये नंबर ऑफ मोल किसका? KMnO4 का, इंटू वैलेंसी फैक्टर KMnO4 का, विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल Cu2s का इंटू वैलेंसी फैक्टर Cu2s का। बस अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। बताइए नंबर ऑफ मोल KMnO4 का क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, एक मिनट इसको मैं साइलेंट कर देती हूँ। टाइमिंग गया नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 आपको कितना दे रखा है? 1 मोल दे रखा है Cu2s, और KMnO4 का तो निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, और बताइए वैलेंसी फैक्टर KMnO4 का, यहाँ पे देख सकते हैं 5। +5 +7 से +2 जा रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 5 होगा इसका। तो बस इसको पुट कर दीजिए, 5 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Cu2s। क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल, तो 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cu2s। बताइए कॉपर का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 8। हाँ, यहाँ पे कॉपर जो है
वो +1 से +2 में जा रहा है, तो 2 कॉपर के लिए चेंज 2 - 1 × 2 यानी 2 होगा, बैलेंसिंग फैक्टर 2 है × 2। सर एक बात बोलूं, हाँ सर ये जो हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं वो अगर हम वो बैलेंस क्यों नहीं करती इक्वेशन? हाँ, वहाँ पे बैलेंसिंग का कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने बता ही दिया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालते समय। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्योंकि सर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर इनटू करें ना तो आंसर अलग आ रहा है। एक मिनट, 2 नंबर ऑफ मोल ऑफ Cu2s, नंबर ऑफ मोल ऑफ Cu2s 1 मोल दे रखा है, और बैलेंसिंग फैक्टर इसका C2S तो +2 से +2 × +1 में जा रहा है, तो 2 - 1 नहीं, देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पे यही तो करना है, इसको मैं अलग से निकाल देता हूँ, ये गलत हो गया यहाँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये जो बैलेंसिंग फैक्टर Cu2s का है वो ऐसे नहीं निकालेंगे। पहली बात तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिना बैलेंस किए भी आंसर आएगा। सुनिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन के अंदर Mn4 Mn2+ में जा रहा है, तो देखिए मैंगनीज तो चलिए एक पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है, Mn2+ में गया, ठीक है, लेकिन Cu2s जो है वो 2 पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है। इसमें कॉपर जो है वो +2 में, +1 से +2 में जा रहा है, और सल्फर जो है वो -2 से +4 में जा रहा है। तो यहाँ पे ये कैसा रिएक्शन हो गया कि इसमें दो जगह से दो अलग अलग, यानी कि सल्फर का हो रहा है, ये रिडॉक्स टाइप का हो गया, सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का हो रहा है, अच्छा कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर हम सिर्फ ऐसे नहीं निकाल सकते, ये अगर किसी ने निकाला है तो ये गलत होगी, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वैसे हम लिखेंगे Cu2s कन्वर्टेड इनटू Cu2+ प्लस SO2, तो यहाँ पे जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर इसका बैलेंसिंग फैक्टर हमें निकालना हो तो हम लिखेंगे कॉपर में चेंज कितना हो रहा है, +1 से +2 - 1, यानी 1 का चेंज हो रहा है, 2 कॉपर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर के लिए भी लिखना पड़ेगा, सल्फर के लिए कितना चेंज हो रहा है, 4 - 2, 4 - 2, 4 - -2, तो 4 - -2, ये तो 6 हो जाएगा, और सल्फर तो एक ही है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 + 6 कितना, 8। तो वैलेंसी फैक्टर Cu2s का कितना है, 8। बस अब पुट कर दीजिए, अब जो हमारा इक्वेशन था उसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पे Mn है, MnO4, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 बराबर क्या हो जाएगा, × 5 = वैलेंसी 1 × वैलेंसी फैक्टर 8। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 कितना हो जाएगा, 8/5, 1.6, यही आंसर हो जाएगा, इतना मोल। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें देखिए गलती होने के चांस कहाँ पे है, जब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ये गलती होने के चांस यहीं पे, ये गलती होने की जगह है, इज रॉन्ग। सर थोड़ा नीचे लाइए। हाँ मैं ला रहा हूँ नीचे, तो ये नहीं ऐसे करना है, तो क्या इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर करना है, लेकिन बैलेंसी फैक्टर में गलती हो सकता है आपको निकालने में,
तो आप थोड़ा सावधान रहना है। हो गया सर। सर एक हाँ बोलिए, सर एक कंफ्यूजन था क्या सर। बोलिए। आप वो अरे क्या बोलते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करके फिर बैलेंस फैक्टर निकालिए तो मेरा अलग आ रहा है। बैलेंस करके इस कंसेप्ट से थोड़े करेंगे, फिर बैलेंस करके फिर नंबर मोल मोल एनालिसिस करके करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इक्विवेलेंट का जो कंसेप्ट है उसमें बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। पहला पहला दिन मैंने शुरू ही किया था लेकिन तो सर मतलब मैं पूछ रही थी कि बैलेंस करने के बाद भी तो एन फैक्टर सेम होना चाहिए ना, बैलेंस करने से पहले और बैलेंस करने से बाद। क्या आपको लगता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर कोई फर्क पड़ता है बैलेंसी फैक्टर? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम यहाँ पे 50 लिख दें तब भी चेंज होगा कुछ बैलेंसी फैक्टर में? तो फिर नंबर ऑफ एटॉम्स 100 हो जाएंगे ना, 15 to 2। नहीं नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल लिखते हैं। पर मॉलिक्यूल में कितना चेंज आ रहा है, सिर्फ मॉलिक्यूल को देखते हैं, वो ओ 50 है ना। मैंने ठीक साफ साफ लिखा रखा है है। पहले। पर मॉलिक्यूल देखना होता है कि कितना एटम है, कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना। दूसरे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे, ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। अगर आप करते हैं तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये फालतू का काम हो गया जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। देखिए, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सिलेट आयन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सिलेट आयन oxidized by 1 mole of MnO4 minus ion in acidic medium, ठीक है। करो, करिए आप इसको। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं, चाहे तो आप ऑप्शन नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए दे रखा है 5/2, ऑप्शन बी दे रखा है 2/5, सी 3/5, डी 5/3। कीजिए। सर ऑक्सलेट मतलब तो C2O4 माइनस ना, हाँ 2 माइनस। C2O4 2 माइनस। सर मेरा आंसर आया है 5/2। ठीक है, 5/2 ही होगा, सही। 5/2 इज द राइट आंसर। फिर से वही बात, क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस आयन इन द एसिडिक मीडियम इज। अब एसिडिक मीडियम क्यों दिया है ये तो समझ में आ गया। MnO4 माइनस और ऑक्सिलेट आयन ये आपस में मिल रहे हैं, यानी C2O4 2 माइनस आयन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, पहली बात तो एसिडिक मीडियम में ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरी बात कि जो C2O4 2 माइनस है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप अगर देखिए तो C2O4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है,
4 2 जा 8, 8 माइनस 2 यानी 6 यानी +3 में। तो अब कार्बन जो है, कार्बन काम कर रहा है ऑक्सीडाइज करने का, ये लिखा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, कितना ऑक्सीडाइज होगा ये, वो पूछ रहा है। यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, MnO4 माइनस, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज होकर के ये CO2 में कन्वर्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिएक्शन का आइडिया भी होना जरूरी हो जाता है। और इस केस के लिए इसका वैलेंसी फैक्टर भी निकाल लेंगे, फिर +4 में जाएगा ये। तो फिर फाइनली इसको सोल्व कीजिए, हम सीधा सीधा लिखेंगे। अब देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको अगर मान के चलिए किसी को इसका अगर पता भी नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब भी कैलकुलेट कर सकता है। अगर मान के चलिए प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी नहीं है तो भी कर सकता है। आपको करना है, हाँ मैंने ऐसे किया। हाँ, जरूरत भी नहीं है, प्रोडक्ट का जरूरत भी नहीं है, आप सीधे लिखेंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस will be equals to equivalent number of equivalent of C2O4 2 माइनस। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल है n इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ही तो निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीलेट आयन ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस आयन इन द एसिडिक सॉल्यूशन। अच्छा, नंबर ऑफ मोल आप n इसके लिए मत मानिए, इसके लिए तो दे रखा है कितना, 1 मोल दे रखा है MnO4 के लिए। तो MnO4 का जितना दे रखा है वही लिख दीजिए, 1 मोल दे रखा है, तो 1 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, n इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल इसका 1 है, 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना, इसका वैलेंसी फैक्टर 5 होगा, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर 5 होता है, विच इज इक्वल टू, अब इसमें भी लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल तो मालूम नहीं है, इंटू वैलेंसी फैक्टर। बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, फोर माइनस 3 इंटू, हाँ C2O4 2 माइनस दिया हुआ है सीधे ये कंपाउंड। तो इसका वैलेंसी फैक्टर अगर मुझे निकालना हो तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो +4 में जाएगा, ठीक है, और ये अभी +3 में है, तो 4 माइनस 3 यानी 1, और 2 के लिए निकालना है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। नहीं समझ में आया, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, C2O4 2 माइनस, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कार्बन जो है वो CO2 में जाएगा, यानी +4 में जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर निकालना होगा तो 2 इंटू 4 माइनस 3 यानी 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, बस खत्म। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 5/2, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ईजी है, बस देखिए आपको वैलेंसी फैक्टर का आइडिया हो जाए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्वेश्चन में कुछ बच नहीं जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक लास्ट कंसेप्ट, इसमें दिक्कत है किसी को, नहीं सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, दैट इज डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग लॉ। डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग लॉ। अच्छा, डाइल्यूशन का मतलब है बेसिकली मिक्स ही करना, मान के लिए दो चीज़ है और दोनों का नॉर्मलिटी अलग अलग है। दो सॉल्यूशन लेते हैं और दो सॉल्यूशन में सॉल्यूट सेम होना चाहिए, लेकिन अगर दो सॉल्यूट है उसका सॉल्यूट सेम है उसमें, और एक का नॉर्मलिटी है N1 और उसका वॉल्यूम है V1, और दूसरे का नॉर्मलिटी है N2 और उसका वॉल्यूम है V2, तो N1 इंटू V1 यानी नॉर्मलिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
इक्वल होता है। ये तो हमने बता ही रखा है आपको कि अगर कोई सॉल्यूशन है, उनके दो कंपोनेंट है ए और बी, और उसमें अगर बताना हो कि उसमें डाइल्यूशन लॉ कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा दोनों ही कंपोनेंट का, और दोनों कंपोनेंट का अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर बराबर हो गया, इसका मतलब n1 v1 इजिकल टू n2 v2 बोलेंगे। तो डाइल्यूशन लॉ सिंपली क्या कहता है, n1 v1 will be equals to n2 v2। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। अच्छा, लेकिन अगर दो सॉल्यूशन एक ही जैसा हो और उसमें सेम सॉल्यूट हो और दोनों को मिक्स कर दें हम, तो नया मोल नॉर्मेलिटी क्या हो, मतलब कुछ समझिए ऐसा। सर हाँ, V क्या वॉल्यूम है या बैलेंस फैक्टर लिखा? v यहाँ पे वॉल्यूम है। नो, एक मिनट, हाँ v वॉल्यूम ही होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जब हम लिखते हैं ना फार्मूला, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाँ सॉल्यूट हाँ अपॉन वॉल्यूम होता है। और अगर हम उसको वॉल्यूम नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों का हम इक्वल कर रहे हैं इक्विवेलेंस लॉ से। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अगर मान के चलिए दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों में सॉल्यूट एक ही जैसा है, और अगर हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं सपोज, तो दोनों को मिक्स करने के बाद उसका नॉर्मलिटी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, मान के लिए इसका नॉर्मलिटी है n1, इसका वॉल्यूम है v1, इसका नॉर्मलिटी है n2 और इसका वॉल्यूम है v2। ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर दें और दोनों को मिक्स करके एक बड़े कंटेनर में रख दें, तो बताइए फाइनल मोल नॉर्मलिटी क्या होगा। मान लेते हैं कि n फाइनल होगा कुछ, और v फाइनल क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें दोनों ही सॉल्यूशन का हमें अगर नॉर्मलिटी पता करना हो, फाइनल नॉर्मलिटी, तो होता है n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये सेम वैसा ही है जैसा हमने मोलैरिटी के लिए कैलकुलेट किया है। और आप इस बात का फील ऐसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है ना, रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे क्या, n1 इंटू वी1 प्लस n2 इंटू वी2। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है ना, कंपाउंड अलग अलग रिएक्टेंट का लिख लिया, और उसको इक्वल कर देंगे हम n2 n फाइनल इंटू वी फाइनल के, है ना, यानी कि n1 v1 प्लस n2 v2 विल बी इक्वल्स टू n फाइनल v फाइनल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n फाइनल इज इक्वल टू n फाइनल विल बी इक्वल्स टू n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ से फाइनल नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो दो अलग अलग सॉल्यूशन को अगर मिक्स कर दे रहे हो और उसका फाइनल नॉर्मेलिटी की बात करें हम, तो n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर होगा। अब चाहें तो इसको समझने के लिए लिख सकते हैं लाइन, फॉर टू सॉल्यूशन of same solute when mixed then new normality is n, and that will be n1 v1 plus n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। वही जो ऊपर में बताया वही लिखे दोबारा। ठीक है,
तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हो गया, चैप्टर खत्म है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछने का, हालांकि मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे रहे हैं, वो कीजिएगा एक बार ट्राई। सर रुके, थोड़ा नहीं लिखा सर। लिख लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इस तरह से एक पार्ट कंप्लीट हो गया आज। सर चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो। हाँ, सर फिर से थोड़ा बोल देंगे वो ग्राम इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास का डिफरेंस। देखिए, ग्राम जब हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, और उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो ग्राम इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और कहिए तो लिटरली जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो ग्राम इक्विवेलेंट ही है। अभी तक जो पढ़ा है ना आपने इक्विवेलेंट मास, वो ग्राम इक्विवेलेंट ही है, वो सारा का सारा। ठीक है, अच्छा। हाँ, वो कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, इक्विवेलेंट मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं।